हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखने जा रहे हैं और वो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। दोस्तों, इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का नाम राउंड रॉबिन इसलिए पड़ा गया क्योंकि पहले के ज़माने में कभी भी कोई भी इवेंट होती थी तो हर एक ह्यूमन का, हर एक मेल पर्सन का, हर एक फीमेल पर्सन का टर्न आए तो उस प्रकार के वो अलोकेशन होता था। तो उस मेथड को राउंड रॉबिन नाम दिया गया था और उसी के बेस पे से ये एल्गोरिदम है, इसलिए इस एल्गोरिदम का नाम भी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है। चलिए इस एल्गोरिदम को देखते हैं डिटेल में, एग्जांपल के साथ इस एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, है क्या राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? सबसे पहले तो ये एल्गोरिदम जो है वो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। सो दिस एल्गोरिदम इज प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, राइट। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम का मीनिंग क्या है कि जब कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब कभी भी शेड्यूलर को ऐसा लगेगा भाई अब इस प्रोसेस के पास से मुझे सीपीयू ले लेना है, तो प्रोसेसर वो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है या सीपीयू शेड्यूलर है, प्रोसेस के पास से सीपीयू ले करके दूसरी प्रोसेस को अलोकेट कर देगा, राइट। उसे हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। अब दोस्तों, यहां पर सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन किसके बेस पे से लिया जाता है? तो ये जो डिसीजन है सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन, friends, this CPU scheduling decision is taken based on the time quantum. अब ये टाइम क्वांटम क्या है मैं समझाता हूं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करता है, पहले बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको समझा दूं। वो एक टाइम क्वांटम डिफाइन करता है। मान लीजिए वो टाइम क्वांटम है 3 टाइम यूनिट का। वो टाइम क्वांटम है 3 टाइम यूनिट का। तो मेरा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, सबसे पहली जो प्रोसेस है उसको 3 टाइम क्वांटम के लिए सीपीयू देगा। 3 टाइम क्वांटम तक उस प्रोसेस ने सीपीयू को यूज किया, उसके बाद सीपीयू को लेकर के दूसरी प्रोसेस को दे देगा। उसको 3 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट करने का मौका देगा। 3 तक कर दिया, उसके पास से सीपीयू लेकर के दूसरी प्रोसेस के पास वो सीपीयू देगा। जब कभी भी कोई प्रोसेस सीपीयू को 3 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद उसके पास से सीपीयू को लेकर के उस प्रोसेस को जो क्यू होती है उसमें सबसे लास्ट में डाल देता है। मतलब अभी अभी तूने यूज किया, अब तेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। फिर जो प्रोसेस फ्रंट में होती है उसको वो सीपीयू देता है। वो प्रोसेस 3 टाइम यूनिट तक यूज करती है प्रोसेसर को, फिर उसको लास्ट में डाल देगा और उसके बाद जो फ्रंट में प्रोसेस है उसको मौका मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर ब्यूटी क्या है दोस्तों इस एल्गोरिथम की, हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम क्वांटम दिया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। मतलब किसी प्रोसेस को ज्यादा प्रायोरिटी है तो उसको ज्यादा टाइम दिए, या किसी की प्रायोरिटी कम है उसको कम टाइम क्वांटम दे, ऐसा नहीं है। यहां पर सभी प्रोसेस को इक्वल लेवल पे माना गया है, जो कि यू कैन कंसीडर एज द लिमिटेशन ऑफ दिस एल्गोरिथम ऑल्सो, राइट। क्योंकि हमें एक्चुअली फोरग्राउंड प्रोसेस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बैकग्राउंड प्रोसेस को कम प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करता है, हर एक प्रोसेस को सेम लेवल पे वो लेता है। हर एक प्रोसेस को जो भी टाइम क्वांटम डिसाइड किया गया है उतने टाइम क्वांटम के लिए सीपीयू मिलेगा, उतने टाइम क्वांटम के लिए उसने यूज कर दिया, फिर उसके पास से लेकर के दूसरी प्रोसेस को दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों कंपलसरीली ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम ही है। चलिए अब ये कैसे काम करता है एग्जांपल के साथ समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मान लीजिए हमारे एग्जांपल के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास सिस्टम में 4 प्रोसेस है, चारों के अराइवल टाइम है 2035 और चारों के बर्स्ट टाइम है 4754 रिस्पेक्टिवली। द प्रोसेसेस आर P1, P2, P3, P4। अब मान लीजिए मैं यहां पर टाइम क्वांटम लेता हूं 2 टाइम यूनिट का, राइट। आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम दिया गया होगा, राइट। तो ये टाइम क्वांटम जिसे हम नॉर्मली क्यू से, स्मॉल क्यू, यूजुअली यूज दिस सिंबल, राइट। तो 2 टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम अगर यूज करता है तो इन प्रोसेसेस सीपीयू कब कौन सी प्रोसेस लेगी, कब कौन सी प्रोसेस उस सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट करेगी और किस प्रकार से इनका एग्जीक्यूशन होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गन चार्ट बनाएंगे, राइट। सो लेट अस से दिस इज माय गन चार्ट। नाउ द एट टाइम जीरो ये है मान लीजिए मेरी क्यू, राइट। सो एट टाइम जीरो मेरी क्यू में कौन सी प्रोसेस है, एट टाइम जीरो मेरी क्यू में प्रोसेस नंबर P2 है।
राइट, दिस इज द ओनली प्रोसेस विच इज अवेलेबल एट टाइम 0, राइट। तो इसी को सीपीयू मिलेगा और वो 2 टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूशन करेगी सीपीयू के ऊपर और फिर उसके बाद शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, तो यहां से 0 से लेकर के 2 टाइम क्वांटम तक प्रोसेस P2 को चांस मिलेगा, राइट। तो यहां से प्रोसेस P2 निकल गई, उसको सीपीयू दे दिया, 0 से लेकर के 2 टाइम क्वांटम तक उसने एग्जीक्यूट किया। अब दोस्तों देखिए, दो टाइम यूनिट पे प्रोसेस P1 रेडी क्यू में आती है। तो यहां पर प्रोसेस P1 रेडी क्यू में आती है, राइट, और प्रोसेस P2 ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे अपना एग्जीक्यूशन, अपना जो टाइम क्वांटम है वो पूरा का पूरा यूज कर लिया। अब क्या होगा, ये P2 को उठा करके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उसको यहां पर P1 के पीछे डाल देगा, राइट। और 2 टाइम यूनिट पे और कोई प्रोसेस आती नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन अब ये हो गई, P1 फ्रंट में आ गई, तो P2 के पास से प्रोसेसर ले लिया। अब किसको दिया जाएगा, अब प्रोसेसर दिया जाएगा P1 को। तो यहां से P1 निकल जाएगी और यहां पर P1 को प्रोसेसर दिया गया और P1 2 से 4 मतलब 2 टाइम क्वांटम तक उसको यूज करेगा, प्रोसेसर के ऊपर P1 प्रोसेस रन करेगी। अब दोस्तों ये जब P1 सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूशन कर रही थी तब 3 टाइम क्वांटम पे आप देखो 3 टाइम क्वांटम नहीं, सॉरी 3 टाइम यूनिट पे प्रोसेस P3 मेरी रेडी क्यू में आती है, तो वो P2 के पीछे लगेगी। प्रोसेस P3 मेरी रेडी क्यू में आती है, कौन से टाइम यूनिट पे, 3 टाइम यूनिट पे, राइट। अब समझिए 4 टाइम यूनिट पे P1 ने अपना प्रोसेसिंग खत्म कर दिया, मतलब उसका जो टाइम क्वांटम था वो खत्म हो गया। 2 टाइम क्वांटम तक ही यूज करना था सीपीयू, वो खत्म हो गया। तो P1 के पास से प्रोसेसर लिया जाएगा और P1 को क्यू में लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और क्यू में फ्रंट में कौन सी प्रोसेस है, अभी P2 है, तो P2 को प्रोसेसर दिया जाएगा, राइट। तो यहां पर P2 प्रोसेस आएगी और P2 यहां पर 4 से 6 तक एग्जीक्यूट करेगी, राइट। यहां पर P2 निकल गई 4 से 6 तब जब P2 एग्जीक्यूट कर रही थी तब 5 टाइम यूनिट पे P4 रेडी हो गई और वो यहां पर रेडी क्यू में आई और वो यहां पर क्यू में पीछे लगेगी, राइट। अब P2 ने 4 से 6 तक यूज कर लिया। P2 ने, चलिए अब साइड में लिखते भी है किसका कितना टाइम क्वांटम बाकी है। P2 ने 2 + 2 4 टाइम क्वांटम यूज कर लिया, तो अब P2 को अभी 3 टाइम क्वांटम चाहिए। P1 ने 2 टाइम क्वांटम तक यूज कर लिया, राइट, 4 में से 2 तक यूज कर लिया। अब उसको और 2 टाइम यूनिट तक सीपीयू चाहिए, राइट। अभी P3 की तो बारी नहीं है ये। चलिए, तो 4 से 6 टाइम यूनिट तक P2 ने एग्जीक्यूट कर लिया। अब P2 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, 5 टाइम यूनिट पर P4 आई, तो P4 यहां पर पीछे लग गई। अब P2 खत्म हो गया, वो उसके पास से सीपीयू ले लिया जाएगा और वो क्यू में पीछे लगेगी। और क्यू में जो फ्रंट में है प्रोसेस P3, उसको प्रोसेसर मिलेगा और वो भी 2 टाइम क्वांटम तक प्रोसेसर को यूज कर पाएगा, 6 से 8, और वो यहां से निकलकर पीछे क्यू में आ जाएगा यहां पर। और उसने चूंकि 2 टाइम क्वांटम तक सीपीयू यूज किया, 2 टाइम यूनिट तक, तो यहां पर वो 5 से निकलकर अब उसका कितना बस टाइम बचा है, 3। चलिए, अब वापस P1 को टाइम मिलेगा, P1 8 से 10 तक रन करेगी और P1 8 से 10 तक रन करती है तो उसको जो 2 टाइम यूनिट चाहिए थे वो 2 टाइम यूनिट मिल गए उसको, मतलब यहां पर P1 प्रोसेस खत्म हो चुकी। तो P1 प्रोसेस खत्म हो गई तो यहां पर उसको एंड कर देंगे, राइट। चलिए, अब P4 को टाइम मिलेगा, P4 2 टाइम यूनिट तक रन करेगी। तो P4 10 से 12 तक उसने रन किया, उसके 4 टाइम यूनिट थे, उसमें से 2 उसने यूज कर लिए, अब और 2 टाइम यूनिट बाकी है और P4 यहां से निकलकर यहां पर क्यू में पीछे आएगी। चलिए, मैं क्यू यहां पर बनाता हूं, तो अभी P2 है, फिर P3 है और उसके पीछे P4 आएगी, ठीक है। अब टाइम किसको मिलेगा, P2 को मिलेगा। तो P2 12 से 14 तक P2 रन करेगी। P2 ने 2 टाइम यूनिट तक यूज कर लिया, अब उसको सिर्फ एक ही टाइम यूनिट चाहिए। कितना चाहिए, सिर्फ एक ही टाइम यूनिट चाहिए और P2 यहां से निकलकर वो आ जाएगी पीछे। तो अब किसको मिलेगा, प्रोसेसर P3 को मिलेगा। P3 को 3 टाइम यूनिट चाहिए थे लेकिन टाइम क्वांटम हमारा 2 है तो वो 2 टाइम यूनिट तक ही रन कर पाएगा। तो 14 से लेकर कर 16 तक वो रन कर पाएगा, कौन, P3, राइट। तो P3 ने 2 टाइम यूनिट तक यूज किया, अब उसको कितना टाइम यूनिट चाहिए, सिर्फ एक ही टाइम यूनिट चाहिए और P3 यहां पर फ्रंट में से निकलकर आ जाएगी
पीछे। अब बारी है P4 की। P4 16 से लेकर के 18 तक रन करेगी। सो 16 to 18 यहां पर P4 रन करेगी और P4 को सिर्फ 2 ही टाइम यूनिट चाहिए थे जो कि उसने यूज कर लिए। यहां पर P4 खत्म हो गई तो वो यहां पर क्यू में से बाहर निकल जाएगी। अब P2 को टाइम मिलेगा। P2 को 2 टाइम क्वांटम तक CPU यूज करने का मौका मिलेगा, लेकिन P2 को तो सिर्फ एक ही टाइम यूनिट चाहिए, तो वो एक टाइम यूनिट पर CPU को एग्जीक्यूट करके वो CPU को वापस दे देगी, राइट। तो 18 से 19, 18 to 19 यहां पर P2 रन करेगी, राइट, और P2 खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक टाइम यूनिट तक P3 रन करेगी और P3 भी खत्म हो जाएगी। सबसे लास्ट में P3 खत्म होती है और ये भी एंड हो गई। तो आप देखिए, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। एवरी प्रोसेस गेट इट्स डन। यहां पर कभी भी इन केस ऑफ राउंड रॉबिन देयर विल बी नो चांसेस ऑफ स्टारवेशन, फेयरनेस इज प्रॉपरली अचीव्ड। दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इन सारी क्वांटिटीज के बारे में अगर बात करें, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, तो सभी प्रोसेस का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो चलिए, कंप्लीशन टाइम P1 प्रोसेस का, P1 कौन से टाइम पे कंप्लीट हुई दोस्तों? आप देखिए, P1 10 टाइम यूनिट पे कंप्लीट हुई तो वो रहेगा 10। P2 कौन से टाइम पे कंप्लीट हुई? P2 19 टाइम यूनिट पे कंप्लीट हुई, दैट इज 19। P3 कंप्लीट हुई 20 टाइम यूनिट पे, दैट इज 20। और P4 कंप्लीट हो गई दोस्तों 18 टाइम यूनिट पे, तो वो हो गया 18। नाउ टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो फॉर P1 इट विल बी 10 minus 2, that is 8. For P2 it is 19 minus 0, that is 19. For P3 it is 20 minus 3, that is 17. And for P4 it is 18 minus 5, that is 13. So this is turnaround time. Next is waiting time. हमारी प्रोसेस कितने टाइम के लिए रेडी क्यू में पड़ी रही, वेट करती रही। एंड वेटिंग टाइम कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय सिंपली डूइंग सब्ट्रैक्शन बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम है 8 और उसने 4 टाइम यूनिट तक तो प्रोसेसर को यूज किया, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? 8 - 4, मतलब 4 टाइम यूनिट तक वो वेटिंग मोड में पड़ी रही। P2 का टर्न अराउंड टाइम है 19 और उसका बर्स्ट टाइम था 7। सो 19 - 7 मतलब 12 टाइम यूनिट तक P2 पड़ी रही, राइट। सिमिलरली अगर P3 की बात करें तो P3 का टर्न अराउंड टाइम है 17, उसमें से 5 यूनिट तक उसने CPU यूज किया, तो 17 - 5 दैट इज 12। 12 time unit is the waiting time for P3. What is the waiting time for P4? 13 is the turnaround time और उसमें से 4 टाइम यूनिट तक उसने प्रोसेसर को यूज किया। So 13 - 4 that is 9. तो 9 is the waiting time for P4. राइट, इसको इस तरह से अगर आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज द इजीएस्ट मेथड। और आप यहाँ पर ये देख के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप समझिए, मान लीजिए मुझे P4 का कैलकुलेट करना है। P4 5 टाइम यूनिट पे आई थी, अब उसको सबसे पहले CPU मिला 10 टाइम यूनिट पर, तो 5 से 10 मतलब 5 टाइम यूनिट तक उसने वेट किया। फिर उसके पास से 12 टाइम यूनिट को ले लिया और 16 को दिया, तो 12 से 16 और 4 यूनिट तक उसको वेट करना पड़ा, तो 5 + 4 9 टाइम यूनिट तक वेट करना पड़ा और वो उसके बाद तो खत्म हो गई, तो उसका वेटिंग टाइम हो गया 9। बट ये जो है, ये करने में एरर के चांसेस है, गलती हो सकती है एंड दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। उससे बेहतर है भाई, टर्न अराउंड टाइम ढूंढ लो और उसको उसमें से बस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लो, तुरंत ही आ जाएगा और यहां पर एरर के चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्स टाइम। सबसे पहला रिस्पॉन्स कब प्रोसेस जनरेट करती है, और सबसे पहला रिस्पॉन्स जनरेट करना मतलब सबसे पहले उसको CPU कब मिलता है। तो अगर P1 की बात करें तो P1 सबसे पहले रिस्पॉन्स टाइम जनरेट करती है 2 टाइम यूनिट पे। P2 जनरेट करती है, आप देखें 0 टाइम यूनिट पे। P3 जनरेट करती है कौन से टाइम यूनिट पे? 6 टाइम यूनिट पे। और P4 रिस्पॉन्स जनरेट करती है सबसे पहला 10 टाइम यूनिट पे। सो दिस इज रिस्पॉन्स टाइम। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज, राइट, तो इसका टोटल निकाले तो 13 + 17 दैट इज 30, 30 + 20 दैट इज 50, 57, राइट। और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 4। यहां पर क्या बनेगा दोस्तों? 12 + 12 24 + 10 34 + 3 36 डिवाइड बाय 4। और यहां पर क्या बनेगा? इट इज सिंपली 18 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर दोस्तों टर्न अराउंड टाइम क्या मिलता है? 57/4। सो इट इज ऑलमोस्ट 14.25। यहां पर क्या बनेगा? इट इज 9। और यहां पर क्या बनेगा? 4.25।
5 आई थिंक, या राइट। तो ये है पूरी कहानी। आप देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम काफी बेहतर है एज कंपेयर टू टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ऑफ कोर्स हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम लेंगे तो थोड़े थोड़े टाइम यूनिट के लिए वो यूज होता है, तो उसको काफी बार, प्रोसेस को काफी बार वेट करना पड़ता है। और अगर आपकी प्रोसेस दोस्तों लंबी प्रोसेस है तो उसको काफी बार वेट करना पड़ेगा। आप देखिए मेरी प्रोसेस P2 इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस, राइट, 7 टाइम यूनिट उसको चाहिए, तो उसका वेटिंग टाइम है 19। प्रोसेस P3 का 5 टाइम यूनिट है बस टाइम, राइट, और उसका वेटिंग टाइम आप देख लीजिए 17। जबकि प्रोसेस P1 जो है उसको 4 यूनिट चाहिए और P4 को 4 यूनिट चाहिए, जो थोड़ी छोटी है, तो उसका वेटिंग टाइम भी थोड़ा कम होगा, राइट। तो ये कहानी है। अब दोस्तों यहां पर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का लिमिटेशन क्या है दोस्तों, हम जब कभी भी किसी प्रोसेस के पास से सीपीयू ले लेते हैं और किसी दूसरी प्रोसेस को देते हैं तो उसे हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विच। Context switch is nothing but the time involved in taking CPU from one process and allocating it to another process. अब ये जितना हम बोलते हैं उतना सिंपल नहीं है दोस्तों, जितना बोलते हैं उतना सिंपल नहीं है। जब हम किसी प्रोसेस के पास से CPU लेते हैं तो उस प्रोसेस के जो रजिस्टर्स की वैल्यू है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है, बेस रजिस्टर की वैल्यू है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है, ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमें कहीं पे स्टोर करनी पड़ती है, उसका बैकअप लेना पड़ता है, ताकि जब वो प्रोसेस फिर से सीपीयू पे एग्जीक्यूशन के लिए आए तब उन चीजों को, उन वैल्यूज को मैं रिस्टोर कर सकूं, ताकि मेरी प्रोसेस वहां से ही आगे शुरू करे। तो उसे मुझे कहीं पे स्टोर करना, मतलब मेरे प्रोसेस के पीसीबी को, सिंपल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसको मुझे कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। और जब कोई दूसरी प्रोसेस आती है, जब हम किसी दूसरी प्रोसेस को सीपीयू देते हैं तो उसका पीसीबी मुझे लोड करना पड़ता है। एंड दिस कंटेक्स्ट स्विच टेक्स टाइम एंड दैट इज ओवरहेड फॉर अस। हमें ये when we perform context switching we are not utilizing CPU, this is overhead for us। तो जितना context switching आपका ज्यादा रहेगा उतना आपका थ्रूपुट कम होगा, राइट, एंड दैट ओवरहेड विल बी इंक्रीज्ड, राइट। यहां पर अगर हम बात करें तो कितनी कंटेक्स्ट स्विच हुई, यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर आप देखिए P2 से P1 तो ये एक कंटेक्स्ट स्विच हुई, फिर P1 से P2 दूसरी हुई, P2 से P3 तीसरी हुई, P3 से P1 चौथी हुई, P1 से P4 पांचवी हुई, P4 से P2 छठी, P2 से P3 सातवीं, P3 से P4 आठवीं, P4 से P2 नौवीं और P2 से फिर P3 10। सो टोटल 10 कंटेक्स्ट स्विच यहां पर हुई। और मान लीजिए एक कंटेक्स्ट स्विच को रन करने के लिए 2 नैनोसेकंड लगती है, तो टोटल 10 कंटेक्स्ट स्विच के लिए 20 नैनोसेकंड लगेगी और 20 नैनोसेकंड तक हमने सीपीयू यूज नहीं किया, वो हमारा ओवरहेड हो गया दोस्तों, राइट। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब मान लो यहां पर हमने टाइम क्वांटम लिया था 2। अगर मैं दोस्तों ये टाइम क्वांटम को चेंज करता हूं तो ये मेरी पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। चलिए इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब राउंड रॉबिन जो एल्गोरिथम है उसका जो आउटपुट है दैट इज वेरी 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 डिपेंडेंट ऑन द टाइम क्वांटम विच यू चूज। प्रीवियसली वी हैड टेकन टाइम क्वांटम एज 2। अब मान लो मैं लेता हूं टाइम क्वांटम 1, राइट। सो नाउ माय टाइम क्वांटम इज 1, ओनली 1 टाइम क्वांटम। एवरी प्रोसेस विल गेट 1 टाइम क्वांटम। उसके बाद हम उसके पास से सीपीयू ले लेंगे। चलिए तो कहानी क्या होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, राइट। चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट मी इरेज दिस, सॉरी। चलो मैं ज्यादा से ज्यादा इसको ऊपर ले लूं और हमारा टाइम क्वांटम है क्या, Q इज इक्वल टू 1। और मैं जो मेरा ये है, क्योंकि वो लंबा होगा, राइट, टिल 1 टाइम क्वांटम। अच्छा मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं बना ही देता हूं 20 ब्लॉक्स, राइट, क्योंकि एक एक टाइम क्वांटम के लिए यूज करना है। टोटल कितने बस टाइम है, 7 + 4 11, 11 + 5 16 और 4 20। तो 20 टाइम यूनिट्स में यहां पर बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। चलिए हम यही यूज करेंगे। तो 0 1, चलिए मैं इक्वली अगर डिवाइड करने की कोशिश करूं तो यहां पर होगा 10, यहां पर हम लेंगे 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So let me say this is 15, right?
सो 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये सारे एक एक क्वांटम मैंने ड्रॉ कर दिए, मतलब ये काम मेरा इजी हो जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले कौन सी प्रोसेस है दोस्तों? 0 टाइम यूनिट पे सिर्फ मेरे पास प्रोसेस P2 है, तो P2 ही एग्जीक्यूट होगी, तो एक टाइम क्वांटम तक वो एग्जीक्यूट हुई। अब एक टाइम यूनिट पे एक भी प्रोसेस आई नहीं है, तो ऑफकोर्स फिर से P2 को टाइम मिलेगा, तो यहां पर भी P2 रन होगी। अब 2 टाइम यूनिट पे मेरे पास P1 आती है, तो यहां पर समझ लो कि आपकी रेडी क्यू में यहां पर क्या है, P1 है, और P2 ने एक टाइम क्वांटम तक यूज कर लिया, तो P2 यहां पर लगेगी पीछे। ठीक है, 2 टाइम यूनिट पे P1 आगे रहेगी और P2 उसके पीछे रहेगी। तो अब CPU आप किसको दोगे? आप दोगे P1 को, तो यहां से ये P1 निकल जाएगी, हमने P1 को CPU दिया। अब 3 टाइम यूनिट पे मेरे पास आती है P3, तो वो P3 यहां पर लगेगी, और 3 टाइम यूनिट पे हमने P1 के पास से प्रोसेसर ले लिया और इसको, उस P1 को P3 के पीछे लगा दिया, राइट। अब चांस मिलेगा P2 को, तो यहां पर P2 रन होगी 3 से 4 टाइम यूनिट पे, और 4 टाइम यूनिट पे हमारे पास कोई प्रोसेस आती नहीं है। चलिए, तो यहां पर P2 खत्म होकर के सीधी जाएगी पीछे। अब चांस मिलेगा P3 को, P3 4 से 5 तक यूज करेगी, और 5 टाइम यूनिट पे हमारे पास प्रोसेस P4 आती है, तो वो यहां पर पीछे लगेगी, राइट। और 5 टाइम यूनिट पे P3 का काम खत्म हो गया, उसने टाइम क्वांटम यूज कर लिया, तो वो P3 यहां पर पीछे लगेगी दोस्तों, राइट। तो यहां से निकल गई P3। अब चांस होगा P1 का, राइट। अभी सारी प्रोसेस आ गई, तो यही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। चलिए, तो अब P1 का चांस, फिर P2 का, फिर P4, फिर P3, वंस अगेन P1, P2, P4 एंड देन P3। चलिए, किसको कितना टाइम क्वांटम चाहिए था और कितना बाकी है, ये कैलकुलेशन कर ले तो पता चले भाई अब किसको कितना चाहिए, राइट। तो P2 ने 2, 3, 4, 5 टाइम क्वांटम यूज कर लिया है, तो अभी इसके बाद उसको सिर्फ 2 ही टाइम क्वांटम चाहिए। P1 ने कितना यूज कर लिया है? 1, 2, 3। P1 ने 3 यूज कर लिया है, तो अभी उसको सिर्फ 1 ही चाहिए। P2 तो हो गई P3। अब P3 ने 1, 2, 3 ही यूज किए हैं, अभी उसको और 2 चाहिए। और P4 की अगर बात करें, तो P4 1 और 2 टाइम क्वांटम उसने यूज किए, अभी उसको और 2 चाहिए। तो यही की यही पूरी कहानी एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगी, राइट। सो P1, P2, P4 और P3। तो यहां पर P1 खत्म हो गई, राइट। P1 खत्म हो गई, इसका खत्म हो गया, इसको अब एक टाइम क्वांटम चाहिए, इसको भी एक चाहिए, और इसको भी एक चाहिए, तीनों के एक चाहिए। तो अब P2 होगी, उसके बाद P4 होगी, और उसके बाद P3 होगी, right? So this is how my Gantt chart will look like, right? Or this is how the processes will complete its execution. कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस क्या होगा? तो यहां पर ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन सबसे पहले P1 खत्म होती है, फिर P2, फिर P4 और फिर P3 होती है, राइट। तो अब ये एक टाइम क्वांटम की कहानी हो गई। अब यहां पर अगर हम कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ढूंढे, तो वो क्या रहेगा? तो द कंप्लीशन टाइम फॉर P1 यहां पर कंप्लीट होती है, दैट इज 14। P2 का कंप्लीशन टाइम हो गया 18, P3 का 20 और P4 का हो गया 19, राइट। टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, सो दैट इज 14 - 2 12, 18 - 0 is 18, 20 - 3 is 17 and 19 - 5 is 14. वेटिंग टाइम की बात करें देन इट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल टाइम, सो 12 - 2 that is 10, 18 - 0 that is 18, 17 - 3 14 and 4 my mistake, sorry, waiting time is turnaround time minus burst time, so it is 12 - 4 that is 8, 18 - 7 that is 11, 17 - 5 that is 12 and 14 - 4 that is 10. So this is waiting time. And what is the response time? सबसे पहले CPU कब मिला? प्रोसेस P1 को सबसे पहले CPU मिला 2 टाइम यूनिट पे, और 2 टाइम यूनिट पे ही वो आई, राइट। तो
द रिस्पॉन्स टाइम इज 0। क्विकली जैसे ही उसको चांस मिला वैसे ही उसको सीपीयू मिल गया, राइट। P2 का रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा? P2 को सबसे पहले 0 टाइम यूनिट पे मिला और 0 टाइम यूनिट पे ही वो आई थी, वो रहेगा 0। P3 को सबसे पहले कब मिला? वो आई थी 3 टाइम यूनिट पे और उसको सबसे पहले मिला 4 टाइम यूनिट पे, तो 4 - 3 दैट इज 1। एंड P4 को कब मिला? P4 को मिला 7 टाइम यूनिट पे, वो आई थी 5 टाइम यूनिट पे, तो P4 का रहेगा 2, राइट। यहां पर शायद मैंने ये जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें गलती मैंने शायद ये कर दी दोस्तों, सॉरी, दैट इज माय मिस्टेक। रिस्पॉन्स टाइम में P1 को पहले बार सीपीयू मिला 2 टाइम यूनिट पे और 2 टाइम यूनिट पे ही P1 आई थी, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम रहेगा 0। P2 का तो 0 ही है। P3 को 6 टाइम यूनिट पे मिला लेकिन वो आई थी 3 टाइम यूनिट पे, तो 6 - 3 दैट इज 3, यहां पर रहेगा 3। एंड P4 को 10 टाइम यूनिट पे सीपीयू मिला और 10 टाइम यूनिट पे ही वो आई थी, राइट। आप देख ली, अरे नहीं, वो आई थी 5 टाइम यूनिट पे, तो 10 - 5 दैट इज 5, ये रिस्पॉन्स टाइम रहेगा। तो ये जो पहले कैलकुलेशन किया वो गलत था, प्लीज पार्डन मी। तो टोटल रिस्पॉन्स टाइम इज 8 एंड 8/4 दैट इज 2। तो यहां पर देखिए ये जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस, रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस, मतलब क्योंकि हर एक प्रोसेस को बहुत ही छोटा टाइम क्वांटम मिलता है, तो हर एक प्रोसेस को तुरंत ही चांस मिल जाएगा एग्जीक्यूशन करने का। तो जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम उसकी ब्यूटी यह है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कम रहेगा, लेकिन द डिसएडवांटेज इज, आप देखें टर्न अराउंड टाइम विल बी वेरी हाई, एंड सिंस टर्न अराउंड टाइम इज हाई, वेटिंग टाइम विल ऑल्सो बी वेरी हाई। आप देखें यहां पर अगर हम इसका टोटल करने की कोशिश करें, तो इसका टोटल मैं नीचे लिख रहा हूं, राइट। 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 + 4 21 दैट इज 1, एंड 2 + 1 3 4 5 6, सो टोटल 61, राइट। यहां पर इसका टोटल करें तो 12 + 8 20 30 41, whereas the response time is only 3, divide by 4 divide by 4 divide by 4, so this is nothing but 15.25, that is very high turnaround time. If we talk about this waiting time, it is 10.25, which is also very high, but the response time is very low, it is somewhat 0.75 or something, right? तो this is advantage कि भी response time is good, बट टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम बहुत ही बढ़ जाता है। अगर मेरा टाइम क्वांटम सिर्फ 1 है, बहुत ही छोटा है, तो आप देखें अब यहां पर कितनी बार कंटेक्स्ट स्विच करनी पड़ती है। आप देखें यहां पर P2 से P2 यहां पर कंटेक्स्ट स्विच नहीं हुई, लेकिन P2 से P1 तो एक कंटेक्स्ट स्विच, P1 से P2 दूसरी, तीसरी, चौथी, राइट, पांचवी, छठी, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो दोस्तों टोटल 18 कंटेक्स्ट स्विच यहां पर लगी। अगर मेरा टाइम क्वांटम 2 टाइम यूनिट था तो वहां पर 10 कंटेक्स्ट स्विच लगती थी, जबकि मैंने 1 कर दिया तो यहां पर 18 कंटेक्स्ट स्विच लगी, राइट। तो अगर आपका टाइम क्वांटम बहुत कम है तो आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन करने में जितना टाइम नहीं लेगी उससे ज्यादा कंटेक्स्ट स्विच में टाइम लगेगा, एंड दैट शुड नॉट बी डन। तो वहां पर क्या होगा, आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, राइट, एंड दैट इज लिमिटेशन ऑफ दिस राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। चलिए और एक सिनेरियो लेते हैं कि जहां पर मैंने अभी टाइम क्वांटम लिया 1, इससे पहले टाइम क्वांटम लिया था 2, अब मैं बहुत ही बड़ा टाइम क्वांटम ले रहा हूं, तो क्या होता है चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सेम वही एग्जांपल है, लेकिन मैं यहां पर टाइम क्वांटम लेता हूं, मान लीजिए Q = लेट्स से आई एम टेकिंग 10, मतलब हर एक प्रोसेस को 10 टाइम क्वांटम, 10 टाइम यूनिट, नॉट 10 टाइम क्वांटम बस, बट 10 टाइम यूनिट तक सीपीयू यूज करने को मिलेगा। जब प्रोसेस 10 टाइम यूनिट तक सीपीयू एग्जीक्यूट करती है तब उसके पास से सीपीयू कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन 10 टाइम यूनिट हो जाते हैं उसके बाद प्रोसेसर लिया जाएगा। तो अब यहां पर कहानी क्या होगी, चले समझते हैं। सो लेट अस से दिस इज माय गन चार्ट, ठीक है। चलिए अब 0 टाइम यूनिट पे मेरे पास सिर्फ प्रोसेस P2 है, तो सबसे पहले उसको चांस मिलेगा और P2 को 10 टाइम क्वांटम तक सीपीयू मिलेगा, लेकिन P2 को तो चाहिए सिर्फ 7 टाइम क्वांटम ही, मतलब 7 टाइम यूनिट ही। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टाइम क्वांटम एंड टाइम यूनिट, राइट। सो P2 को 7 टाइम यूनिट के लिए ही सीपीयू चाहिए, राइट। तो वो 7 तक एग्जीक्यूट करके खत्म, टर्मिनेट हो जाएगी और सीपीयू दे देगी वापस। तो यहां पर P2 0 से 7 तक ही रन करेगी, और ये यहां पर 0 से 7 तक रन कर रही थी,
तब 2 टाइम यूनिट पे P1 आई, 3 टाइम यूनिट पे P3 आई और 5 टाइम यूनिट पे P4 आई। सो दिस विल बी द क्यू। तो अब चांस मिलेगा P1 को। P1 को हमने 10 टाइम क्वांटम के लिए 10 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू दिया, बोला भाई तू कर, लेकिन P1 को सिर्फ 4 टाइम यूनिट ही चाहिए, तो उसने 4 टाइम यूनिट मतलब 7 से लेकर के 11 तक यूज कर दिया और वो खत्म हो गई। उसके बाद चांस मिलेगा P3 को। P3 और 5 टाइम यूनिट तक रन करेगी, 11 से लेकर के 16, और वो खत्म हो जाएगी। फिर चांस मिलेगा P4 को, और P4 16 से लेकर के 20 टाइम यूनिट तक रन करेगी और यहां पर फिर P4 भी खत्म हो जाएगी। तो आप देखिए, अगर मेरा टाइम क्वांटम मेरी सिस्टम में जितनी प्रोसेस है उनके बर्स्ट टाइम से ज्यादा है, मेरा टाइम क्वांटम अगर मेरी सिस्टम में जितनी प्रोसेस है उनके बर्स्ट टाइम से ज्यादा है, देन राउंड रॉबिन एल्गोरिथम विल कन्वर्ज टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम विल कन्वर्ज टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब ये हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप देख लीजिए, जो पहले आया था उसको पहले हमने चांस दिया और उसके पास से सीपीयू भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि उसके पास से हम सीपीयू ले उससे पहले तो मेरी प्रोसेस खत्म हो जाती है भाई, राइट। सो इफ टाइम क्वांटम इज वेरी बिग, then round robin will convert to first come first serve. And if time quantum is very small, then there will be too many context switch. So proper, so this is a trade-off, right? So proper value must be chosen for time quantum, right? अगर otherwise अगर proper value choose नहीं की तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम आपको एडवांटेज देने के बदले डिसएडवांटेज दे करके जाएगा, राइट। तो द थिंग इज, if you analyze this round robin algorithm, then of course the advantage is that this is fair algorithm, no starvation will occur, every process will get equal opportunity to run on the CPU, right? But the problem with this is proper selection of Q, that is time quantum. If Q is very small, then algo will result in too many context switches. And if Q is very large, then algo will converge to FCFS. So effective value of time quantum must be chosen. It should reduce this trade-off, right? मिडल वैल्यू, सम एवरेज वैल्यू, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं, ऐसी चूज करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। थैंक यू।